ये है सरोरुहम तस्य दृशैव निर्जितं जितास्मितेनैव विधोरपि श्रियः कुतः परम भव्यमहो महीयसी तदाननस्योपमितौ दरिद्रता। कवि ने कहा कि कमल भी उससे नीचे उसके सौंदर्य से, और चंद्रमा भी उसके मुख के सामने फीका। तो मूल इसका भाव समझ लो, उपमितौ दरिद्रता। उपमित, उपमिति मैंने होता है उपमान देना। राजा नल के मुख का सौंदर्य देने में दरिद्रता, बड़ी दरिद्रता हो गई। मतलब कि उपमान का अभाव ही हो गया कि इसको कैसी सुंदरता का वर्णन करें, इसका किसके साथ इसकी बराबरी करें, ये भाव है। अभी शब्दार्थ तो हम करते हैं। अभी ये देखो सरोरुहम तस्य दृशा एव, ये दृशा एव जो है ये दृशैव निर्जितम, निर्जितम स्मितेन एव, ये अनुस्वार था, मैंने नीचे ये म कर दिया है। जिताह स्मितेन एव, स्मित मुस्कुराहट एव, विधो अपि संधि विच्छेद हो गया। कुतः परम भव्यम अहो, ये भव्यम अहो हो गया। महीयसी तत् आननस्य उपमितौ, तस्तद आननस्य उपमितौ दरिद्रता। ये कि तस्य दृशा एव, उस राजा, अर्थ करते करते अन्वय बना लेंगे हम। तस्य दृशा एव, उसकी दृश्य मैंने दृष्टि ने ही, ये तृतीया एक वचन में बना है दृशा एव। तृतीया का ये एक वचन बना है। क्षणं कश्चिद उपस्थितः, अद्य शुभम उपस्थितः अस्तु। तो तद आननस्य तस्य दृशा एव, विभक्तियां हम बाद में करते, पहले अर्थ बांधो। दृशा एव तस्य कस्य नलस्य, उस नल की दृशा मैंने दृष्टि के द्वारा। अत्र दृष्टिरपि नेत्रम, तो नेत्र से, उसकी आंखों ने ही। सरोरुहम निर्जितम, सरोरुहम नाम कमलम, कमल को, तस्य दृशा एव सरोरुहम निर्जितम, जीत लिया। तो कमल को जीतने का मतलब ये सचमुच का कोई युद्ध या कोई मुकाबला तो हो नहीं रहा है, ये सौंदर्य की बात है। कवि लोगों के कहने का अपना ढंग है, उपमा के अनेक रूपों में से। और उपमा में सरोरुहम निर्जितम, जब सरोरुह कमल को भी जीत लिया तो राजा का मुख उससे भी सुंदर है, ये कवि वर्णन करना चाह रहे। तो व्यतिरेक अलंकार इसमें स्पष्ट है। तो सरोरुहम पहली पंक्ति देखो, तस्य, जे तस्य दृशा एव, उसकी नेत्र ने ही, निर्जितम मैंने पूरी तरह से जीत लिया था। किसको जीत लिया? सरोरुहम निर्जितम, यहां पर ये एक पक्ष। स्मितेन एव, और उसकी मुस्कुराहट ने, स्मित, स्मित मैंने होता है मुस्कुराहट, स्माइल। ये तस्य शब्द जो है एक बार यूज प्रयोग हो गया तो आगे इसके साथ भी जोड़ा जाएगा। तस्य स्मितेन एव विधोः श्रियः अपि, चंद्रमा की श्री मैंने शोभाएं भी, सौंदर्य भी, चंद्रमा की खूबसूरती, चंद्रमा का सौंदर्य भी, चंद्रमा की शोभा भी। अपि, अपि शब्द इधर रखते हैं, वहाँ अन्वय के हिसाब से। विधोः श्रियः अपि, विधो नाम चंद्रमा, चंद्रमा की श्री मैंने शोभा भी, स्मितेन एव विधो अपि श्रियः जिताः, जीत ली गई। दोनों चीजें, दोनों पदार्थ आ गए। देखो, उसके नेत्रों ने सरोरुह कमल को जीत लिया। एक वचने भी जातिवाचकत्वाद बहुवचनम, ये सर्वत्र जो है कवियों की भाषा या सामान्य प्रयोग में भी ऐसा होता है। तो सरोरुहम निर्जितम स्मितेन एव विधो अपि श्रियः जिता, और उसकी मुस्कुराहट ने, मतलब मुस्कुराहट करते वक्त एक ऊपर की ओर चाप, एक स्माइल बन जाती है ना, जैसे स्माइलीज में आजकल तो फोन वगैरह में देखते रहते हो, आइकन जो है ना, इमोटिकॉन्स आते हैं जो। तो उसकी मुस्कुराहट ने चंद्रमा की श्री, श्री चंद्रमा की शोभा, अनेक प्रकार की श्री उसकी कलाओं के रूप में भी, उसके सौंदर्य के अर्थ में भी आ जाएगा। तो चंद्रमा, जिस प्रकार चंद्रमा दूज का और ये उसके बाद की कलाओं का चंद्रमा एक मुस्कुराता हुआ सा होता है, तो स्मितेन एव, राजा की मुस्कुराहट, नल की मुस्कुराहट इतनी प्यारी कि विधोरपि जिता श्रियः हो गया। और उसके बाद कुतः परम भव्यम, कहते इससे बढ़कर उसके आंखों को देखा तो कमल फीके पड़ गए उसके सामने, उसकी मुस्कुराहट को देखा तो चंद्रमा उसकी मुस्कुराहट के सामने फीका। मतलब उसको जीत लेने का मतलब ये है। कुतः, कुतः परम भव्यम,
कहते हैं परम भव्यम कुतः, कुतः परम भव्यम, इससे बढ़कर, कुतः मैंने कहाँ से, भव्यम नाम सुंदरम, परम भव्यम कुतः, ये कुतः को पहले भी रख सकते हो, हम इधर भी कर लेते हैं तो ज़्यादा और बढ़िया हो जाएगा। परम भव्यम, परम मैंने इतोतिरिच्य, इससे भी बढ़कर, भव्यम मैंने सुंदरम, परम परम के अर्थ में है, अधिक के अर्थ में है, मोर देन वाले अर्थ में भी है। तो इससे बढ़कर भव्यम, भव्यम नाम सुंदरम, शानदार, खूबसूरत, कुतः कहाँ होगा, तो इसमें क्वेश्चन मार्क हम लगा देते हैं। इतः परम भव्यम कुतः, तो इससे बढ़कर और सुंदर क्या होगा। अहो, अहो, अब ये कवि अपनी बात रख रहा है कि अहो, तद आननस्य उपमितो, उसके आनन मैंने चेहरे, उसके मुखड़े, उसके मुख का, अहो तद आननस्य, अहो को जरा ज़्यादा व्यक्त करने के लिए हम ये विस्मयादि बोधक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगा देते हैं। तद आननस्य उपमितौ दरिद्रता, दरिद्रता भी कैसे है, छोटी मोटी या सामान्य दरिद्रता नहीं है। उपमितो महीयसी, जैसे बहुत ज़्यादा गुरु गरीयसी बन जाता है, लघु लघीयसी बनता है, वैसे महत शब्द यानी कि महान का वो बन जाएगा महीयान, महीयान सो पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में महीयसी दरिद्रता। अन्वय के सारे शब्द श्लोक के आ गए हैं, ये देखो। अन्वय सामने प्रत्यक्ष बनाने का अभिप्राय यही रहता है कि इसी बहाने एक प्रैक्टिस होती है उसमें कि शब्दों को अर्थ करते वक्त कैसे एडजस्ट किया जाए, उसको सीरियलाइज्ड कैसे किया जाता है। तो ये हमारे पास अत्र स्थाप्यते ये दरिद्रता। तस्य दृशा, उसकी दृष्टि ने ही, अर्थ तो अभी भी स्पष्ट हो गया होगा, उसको हम समेट रहे हैं अर्थ को। तस्य दृशा एव, उसके नेत्र ने ही, सरोरुहम निर्जितम, कमल को जीत लिया था। सरोरुहम नाम कमलम, कमलम नाम पद्मम, अरविंदम निर्जितम, अधिकृतम, पराभूतम, पराभव कर दिया उसका। दृशा नेत्रेण, नेत्रेण लोचनेन, लोचनेन नयनेन, अर्थात तस्य नयन सौंदर्यम कमलेभ्यः अपि अधिकम आसीत् इति व्यतिरेक अलंकारः। स्मितेन, स्मितेन उसकी मुस्कुराहट ने, ईषदहासेन मंदहासेन, हसितेन एव विधो अपि, विधो मैंने चंद्रमा की भी, श्रीय मैंने शोभाओं को, यह बहुवचन में बना, श्रीय अपि, जिता जीत ली थी। परम भव्यम कुतः अहो, उससे परम मैंने अधिकम, भव्यम नाम सुंदरम, कुतः मैंने कस्माद और कहाँ मिलेगा, किससे होगा परम भव्यम, कुतः मैंने, और परम भव्यम ऊपर से आ जाएगा कि उसके मुस्कुराहट, उसके बराबरी करने के लिए तो कमल और चंद्रमा से अधिक सुंदर कुछ ना कुछ चाहिए था, वो कहाँ है। अहो, बड़ी हैरानी की बात है कि तत् तस्य, ये समास हो गया षष्ठी का, तदाननस्य, तस्य नलस्य, आननस्य, मुखस्य, उपमितो, उपमान दाने, उपमा करणे, महीयसी बहुत ही ज्यादा, अत्यधिकम, अत्यंतम, दरिद्रता, निर्धनता, अभाव, न्यूनता, दौर्बल्यम, कृशता, दीनता वर्तते, कि उपमाएं कम पड़ गई कवियों को। ये कवि के अपने कहने का ढंग है, व्यतिरेक अलंकार है और काव्य इसमें विभावना भी हो जाएगी। और व्यतिरेक तो स्पष्ट ये आ ही गया। अब सरोरुहम प्रथमा एक वचन का है। निर्जितम भी इसी प्रकार का है।
ये निर्जितम स्मितेन इति तृतीया विभक्ति। तृतीया एकवचनम। विधो इति षष्ठी एकवचनम। श्रियः प्रथमा बहुवचनम। बहुवचन त्रिवचन तो होता नहीं है, तो तीन, ये तीन का नाम मानकर बहुवचन का प्रतीक, क्योंकि अभी हम एक संकेत दे रहे हैं इस दृष्टि से। परम भव्यम कुतः, ये भी प्रथमा प्रथमा के ही हैं दोनों। अहो तदाननस्य, तदाननस्य इति षष्ठी, कुतः इति पंचमी के अर्थ में तसिल प्रत्यय लगा हुआ है। अहो इति अव्यय पदम, तदाननस्य उसके मुख की उपमा देने, तदाननस्य षष्ठी एक वचन हो गया। उपमितौ में सप्तमी हो जाएगी, ये सप्तमी है तो बन गया उपमितौ। उपमिति जैसे अनुमिति वैसे उपमिति, सप्तमी एक वचन। महीयसी ये प्रथमा प्रथमा ही इसमें लगेंगे, प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचन जो है। तस्य दृशा एव सरोरुह निर्जितम स्मितेन एव विधो अपि श्रियः, विधो श्रियः अपि जिताः। परम भव्यम कुतः, उससे बढ़कर और सुंदर कहाँ मिलेगा, कहाँ है ही नहीं। तो अहो अतीव आश्चर्यजनकम, बड़ी विचित्र बात है कि तदाननस्य तस्य नलस्य आननस्य मुख उपमा करणे महीयसी दरिद्रता, बहुत ही दरिद्रता है कवियों के पास, ये इसका अभिप्राय जाएगा। तो अलंकार आ जाएगा इसमें व्यतिरेकः। व्यतिरेकः और विभावना, व्यतिरेक और विभावना इसमें अलंकार हो गए। और इसके साथ हम दूसरा अर्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ की दृष्टि से विधु शब्द भी तीन बार आ चुका है इसमें अभी तक, नैषद के अभी तक के पद्यों में विधु शब्द मूल होता है। पूर्व के व्याख्यानों में भी था, ये ध्यान रखना। विधि तो ब्रह्मा के अर्थ में, विधान के अर्थ में, क्रिया के अर्थ में, प्रोसीजर के अर्थ में आता है, और किंतु विधु शब्द चंद्रमा का वाचक है। विधु उकारांत है, गुरु की तरह चलेगा। गुरोः तथैव विधोः। जिता इति स्पष्टम तदाननस्य उपमितौ, उपमिति ये तीन प्रत्यय हो जाता है, जैसे उपमिति, अनुमिति इत्यादि, तो गति भ्रांति इत्यादि, तो उपमिति, उपमिति करने में, जैसे मति का मतौ और मत्याम उपमितो बन गया। ये महीयसी बहुत ज़्यादा दरिद्रता है, तो व्यतिरेक अलंकार यहाँ है। इससे अगला पद्य भी आज ये थोड़ा देख लेते हैं। जय स्वबालभारस्य तदुत्तमाङ्गजैः समं चमर्येव तुलाभिलाषिणः अनागशेषं सति बालचापलं पुनः पुनः पुच्छविलोलनच्छलात्। स्वबालभारस्य तदुत्तमाङ्गजैः, ये उच्चारण की दृष्टि से मन में स्मरण करते जाना, जैसे जैसे समं चमर्येव तुलाभिलाषिणः अनागसे शंसति बालचापलम पुनः पुनः पुच्छ विलोलनच्छलात्। पदच्छेद करते हैं। पदच्छेद से पहले उसका भाव पकड़ लो कि कहना क्या चाहते हैं, ताकि उसमें क्या होगा, अर्थ सबसे पहले, शब्दार्थ से भी पहले इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि अर्थ अगर दिमाग में बनना शुरू हो गया तो पदच्छेद के समय में वो
चलेगा, अन्वय करते वक्त फिर से चलेगा, तो जितनी बार शब्दों को उठाएंगे तो वो अर्थ हाथों हाथ पुष्ट होता चला जाएगा। कल्पना इसमें कवि करते हैं कि पहले उस कल्पना का भी मूल सुन लो कि जब किसी के बालों की खूबसूरती, उसकी सुंदरता बतानी होती है तो कवि लोग बहुत सारे उपमान हैं, जिसमें से एक चंवरी गाय के जो बाल होते हैं, उसके जो पूंछ के जो बाल होते हैं, जैसे चंवर बनते हैं ना, चंवर डुलाते हैं, कितने सॉफ्ट और सिल्की से जो उसमें फाइबर्स रहते हैं। तो चमरी नामक जो गाय है, चमरी के जो पूंछ के बाल हैं इतने बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर होते हैं। तो प्रायः कवि लोग उस चमरी के पूंछ के जो बाल हैं उनकी उपमा देते हैं किसी की खूबसूरती किसी के बालों की खूबसूरती दिखाने के लिए। ये तो इसका पूर्व पृष्ठभूमि जो मूल में कि कवि इसी कल्पना को लेकर, अब उससे बढ़कर इस कल्पना के अलावा उत्प्रेक्षा इत्यादि की और कहने का ढंग, पर्यायोक्ति इत्यादि अलंकारिक का भी रूप तो आएंगे ही। तो उसमें कहते हैं कि चमरी गाय पूंछ बेचारी वो जो अपनी पूंछ हिला रही है, चमरी गाय पूंछ क्यों हिलाती है, कवि इसको उत्प्रेक्षा करता है। कैसे कहते हैं, चमरी गाय जब पूछ पूछ कैसे हिलेगी, जैसे पेंडुलम मिलता है इधर उधर इधर उधर, जैसे सिर में कोई मना करने के लिए सिर हिलाता है ना, नहीं नहीं नहीं, तो वो पूंछ भी इधर उधर हिल के मना कर रही है। ये कवि अपनी उत्प्रेक्षा कर रहा है, संभावित अर्थ दे रहा है। कहते हैं, कवि कहता है कि ये चमरी गाय की पूंछ इधर उधर हिलते ही ना, तो वो चमरी गाय अपनी पूंछ हिला हिला कर मना कर रही है। प्रश्न उठा कि क्या मना कर रही है। कहता है ये तो इसके ना बाल चापलम, तो कवि ने बाल शब्दों का भी दोनों अर्थों में प्रयोग कर दिया। बाल सिर के बालों को भी बोलते हैं और किसी बच्चे को भी बाल बोलते हैं। कहते क्यों, तो कवि लोग तो कहने लगे कि चमरी गाय के पूंछ के जो बाल होते हैं वो उस राजा नल के सिर के बालों के साथ, उस राजा नल के जो बालों के साथ उपमा किए जा सकते हैं, तुलना की जा सकती है। कहते हैं इतनी जो उसने हिमाकत कर दी ना चमरी गाय के पूंछ के बाल, कहते हैं कि मेरे पूंछ के जो बाल हैं ना, इन्होंने ऐसे ही हिमाकत कर दी उसके साथ तुलना करने की, ये है नहीं तो अनाग से। कहते हैं इसका कोई कसूर नहीं है, इसका कोई कसूर नहीं है। कहने का अभिप्राय कि कवियों ने वर्णन कर दिया, किंतु सचमुच में मेरी पूंछ के बाल जो हैं इस राजा नल के बालों की खूबसूरती के सामने कुछ भी नहीं है, ये कहना चाहती है, कवि कहना चाहते हैं। और वास्तविक स्थिति तो इसमें कवि स्पष्ट है कि बहुत ही सुंदर बाल थे, ये कहना है कवि को, किंतु इस कहने के ढंग को उपमा, उत्प्रेक्षा इत्यादि के रास्ते से बड़ी सुंदर ढंग से कवि ने प्रस्तुत किया। अब पूरी कल्पना कवि की समझ में आ गई होगी, उसको फिर से सुनो। कहते हैं कि जो चमरी गाय है वो पूंछ डुला रही है, पूंछ डुलाती है तो उस कहना चाहती है नहीं नहीं ये कुछ नहीं इसमें। कहते क्या है, मेरे बालों का जो बाल चापल्य है, जैसे बच्चे कुछ चपलताएं कर जाते हैं ना, तो कहते बाल चापल्य है, तो इस कारण से तुलाभिलाषिण, कि ये मेरी पूंछ के बाल उसके बालों के साथ तुलना करना, जो अपनी बराबरी करना चाह रहे हैं, तो ये तो इसकी चपलता है। जैसे छोटा बच्चा बहुत बड़े व्यक्ति के साथ कहता है ना मैं आपसे लड़ूंगा या आपसे बराबरी करूंगा, तो वो उसका बचपना होता है, एक बड़ा प्यारा सा उसका भाव है चापल्य मानकर। तो वो कहते हैं नहीं नहीं इसका वास्तव में कोई कसूर नहीं है, ये उसकी तुलना करना जो चाहते हैं तो ये उसका कसूर नहीं है, उस कसूर नहीं है, उसका कोई दोष नहीं है, अपराध नहीं है। इस बात को कहने के लिए वो पुनः पुनः पुच्छ विलोलन, विलोलन मैंने चंचलन, उसका चलाना, कितने बार बार अपनी पूंछ हिलाने के छल मैंने बहाने से, उत्प्रेक्षा यहाँ भी आ रही है, अपन्नुति भी आ रही है। तो अपनी बार बार जो अपनी पूंछ हिला रही है, तो उस पूंछ हिलाने के द्वारा वो ये कहना चाहती है कि ये इसकी बाल चपलता है, माफ़ करना, क्षमा करना, क्योंकि मेरे पूंछ के बालों ने उस राजा के उत्तमांग सिर के बालों के साथ जो तुलना की, करने की इच्छा रखी। तो ये देखो अब स्वबाल भारस्य, ये व और ब, बाल के अर्थ में व और ब दोनों होते हैं, जबकि बच्चे के अर्थ में ये जो बाल आया है ना ये केवल ब ही होता है। तो कवि ने यहाँ श्लेष एक ही शब्द का प्रयोग दोनों अर्थों में किया है और प्रयोग भी दो बार किया। स्वबाल भारस्य, जो चमरी गाय की बालों का भार मतलब बालों का समूह है, उसके बालों का समूह, उसकी पूंछ के बाल। तद उत्तमांगजयी, तद तद मैंने प्रसंग से तत् इति नल का जो उत्तमांग, उत्तमांग मैंने होता है सिर, और उत्तम से उत्पन्न जो बाल यानी कि सिर के बाल, उत्तमांग माना जाता है, नाम है, पर्यायवाची है, ध्यान रखना।
उत्तम अंग, उत्तमता की दृष्टि से तो उत्तम है ही, किंतु उसका एक संज्ञा शब्द भी है, उत्तम अंगम शिरः। तो उसके सिर के जो बाल हैं उन बालों के साथ तृतीया आ गई। देखो समम मैंने साथ, सह समम साकम योगे तृतीया, तो वो तृतीया देखो अंगजय ही में लग गई। चमरी एव, जो चमरी नामक एक गाय है, तुलाभिलाषिण, तुला करने, तुला मैंने बराबरी करने की अभिलाषा वाले, अभिलाषिण षष्ठी आ गई है। तो ये अभिलाषिण भारस्य, कि राजा नल के बालों के साथ अपनी तुलना करने की अभिलाषा रखने वाले अपने बालों को, यहाँ बालों का मतलब अपनी पूंछ के बालों को, बारस्य अनागसे संशति बाल चापलम। अनागसे, अनागस मैंने होता है अपराध के अभाव में, अपराध की निरपराधता दिखाने के लिए, शंसति मैंने प्रकटयति कथयति, शंसति का सीधा सा मतलब होता है कथयति, यानी कि वदति प्रकटयति, ये अभिव्यंजित कर रही है वो। बाल चापलम, कि ये तो मेरी पूंछ के बालों का क्या है, बाल चापल्य है, ये बचपना है उनका। इस बात को वो व्यक्त किसके द्वारा कर रही है, पुनः पुनः बार बार। गाय का स्वभाव है, वो एक जगह खड़ी हो जाती हो तो उसकी पूंछ इधर उधर हिलती रहती है, नहीं हो तो वो हिलाती है उसको। तो पुच्छ पुच्छ विलोलन छलात, वो अपनी हिलती हुई पूंछ के छल से, बहाने से ये कहना चाहती है कि इसका कोई अपराध नहीं है। अब ये देखो, तद उक्कमांगजयी, तद उक्तमांगजयी, अन्वय यहां से हम बनाना शुरू कर रहे हैं। इतः तद उत्तमांगजयी समम, ये देखो पहले अर्थ हमने समेट लिया ना, पदच्छेद के समय और पुष्ट होगा, अन्वय करते वक्त और पुष्ट, और उसके तीसरी बार तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा अर्थ। समम तुलाभिलाषिणः, अन्वय को अगर बन भी चुका हो तो फिर भी एक बार प्रयास करना चाहिए। उससे क्या होता है कि 2, 4, 10, 12 श्लोकों के बाद कोई नया पद्य भी आता है तो अन्वय अपने आप उसका निखरना, अपने आप बनने की एक प्रैक्टिस हो जाती है, अभ्यास हो जाता है। तुलाभिलाषिणः स्वबाल भारस्य, अनागसे बाल चापलम शंसति, बाल चापलम उसके बचपने के, जैसे बच्चा कोई चपलता कर बैठता है तो वो बड़े लोग कहते हैं हाँ ठीक है, थोड़ा चंचलता में अपनी चपलता से, शरारत से कुछ कह गया, कर दिया, किंतु वास्तव में कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई ये अपराधी नहीं है, कोई इतना बड़ा कसूर नहीं है। तो इस भाव को उत्प्रेक्षा में ढालकर कवि ने व्यक्त किया है। शंसति बाल चापलम, ये कोई शब्द ऊपर रह तो नहीं गया, स्वबाल भारस्य अनागसे, ये आ गया। तदुत्तमांगजैहि समम चमरी एव, चमरी, ये चमरी एव रह गया। चमरी गाय ही, यहां ही का अर्थ भी के अर्थ में जा रहा है, ही नहीं समझ बैठना, यहां चमरी गाय ही इस बात को कह रही है, यानी कि चमरी गाय भी। ये एव कभी कभी ये सामान्य भाषा में अभिकार के अर्थ में भी आ जाता है। तो चमरी गाय ही तद उत्तमांगज ही, उसके उत्तमांगजों के साथ, उसके सिर के बालों के, समम मैंने साथ, तुलाभिलाषिण मैंने बराबरी करने वाले, अपने स्वबाल भारस्य, अपने बाल समूह का, अत्र भार शब्द समूह अर्थ है, तो बालों का समूह का उसकी पूंछ के बालों, तो बाल भारस्य अनागसे, अनागसे मैंने अपराध के अभाव के लिए, चतुर्थी में बना है
ये अभी शब्दों के विश्लेषण से अभी पता लग जाएगा। पुनः पुनः बार बार, क्योंकि चमरी गाय का तो स्वभाव ही है कि वो पूंछ हिलाएगी, किंतु कवि कहता है ये पूंछ इसलिए हिला रही है कि ये मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये इसका कसूर नहीं है, इसका बाल चापल है, ये ऐसा है। पुच्छ विलोलन अच्छलात, ये देखो जब छ जुड़ा ना तो आधा ऊपर च जुड़ गया था उसमें, हमने जब अलग अलग किया तो इस दृष्टि से च नहीं रखा है। तो विलोलन अच्छलात बाल चापलम शंसती, उसके बाल चपलता को शंसती मैंने कहती है। ये चमरी गाय भी अपनी पूंछ के बालों की बाल चपलता, क्योंकि पूंछ के बाल तो वहाँ बाल शब्द बाल अर्थ में भी और बाल बच्चे के अर्थ में भी बाल चापलम शंसती, ये कहते हैं कि है तो बाल ही है ना। तो कवि ने यहाँ एक शब्द से दो अर्थ नहीं अपितु दो शब्दों को अलग अलग टर्म में यूज भी किया और उसकी बड़ी सुंदरता, उसका बड़ा अच्छे सुंदरता से उसको विन्यस्त किया यहाँ। तो स्वबाल भार से कहते हैं बाल ही तो है, तो दोनों अर्थ चले गए, और दूसरे पक्ष में उसका बाल चापल्य है तो एक अर्थ में सीमित हो जाएगा वहाँ। तो चमरी गाय भी उत्तमांगजय ही समम, उसके उत्तमांगजों के साथ, सिर के बालों के साथ, तुलाभिलाषिणः, तुलना करने के जो अभिलाषी हैं, ऐसे अपने बाल भार से, अपने पूंछ के बालों के भार का अनाग से निरपराध भाव द्योतित करने के लिए कि इसका कोई कसूर नहीं है। पुनः पुनः पुच्छ विलोलन अच्छलाद, बार बार अपनी पूंछ हिलाने के बहाने से उसके बाल चपलता को सूचित कर रही है, बता रही है कि नहीं इसका कोई अपराध नहीं है। दो तीन शब्दों को जो अभी तक हमने नहीं पूर्व के पद्यों में पढ़े हैं, जो नए शब्द आने वाले उनको देख लेते हैं, शब्दार्थ विवरण में देख लेते हैं। उत्तमांगज, उत्तमांग होता है सिरह, सिर शिरह। समम तुला, ये सह समम साकम योग में तो सबको ध्यान में है ही। सह समम साकम के योग में तृतीया जो आती है, ऊपर से हमने लिख कर रखा था पहले, शब्दार्थ विवरणम। ये अभी और 3 4 या 5 एक कॉलम हम विकसित कर लेंगे ताकि इन्हीं के ऊपर चलते हुए श्लोकों का पूरा विग्रह इत्यादि विश्लेषण करते चलेंगे। शब्दार्थ विवरणम में ये अनागसे, तो आगस शब्द होता है, ये देखो आगस इति प्रातिपदिक, आगस मूल शब्द होता है, इसके रूप चलते हैं आगह, आगसी, आगांसी। जैसे यशः यशसी, यशांसी, ये किस अर्थ में आता है? अपराधः। तो आगसः अभावः, अभाव के अर्थ में नए जोड़ दिया गया इसमें। नए मतलब अभाव के अर्थ को अ लग जाता है नए का, और अगर वो स्वर वाला शब्द है तो नए का नर बचेगा और आगे जो नए का अ बचता है और नुट का आगम होकर ये उसकी प्रक्रिया है, तो ये बन जाएगा अनागस। अनागस, इसी का चतुर्थी एक वचन में बन जाएगा अनागसे। अर्थ क्या निकलेगा इसका? अपराधा भाव। वहां ऊपर चतुर्थी है तो इसका हमने अर्थ भी चतुर्थी में व्यक्त कर दिया। ये शब्द का हमने विश्लेषण यहाँ हो गया। आगस अपराध, आगह आगसी आगांसी, आगह अभाव जो है नए जुड़ गया तो अनागस बन गया वहाँ, और अनागस का ये बन गया है अनागसे। जैसे यश का यश से बन जाता है तो अनागस का अनागसे चतुर्थी एक वचन में बना अपराधा भावाय, उसके अपराध का अभाव बतलाने के लिए। चापलम शंसति मैंने कथयति, पुच्छ विलोलन छलात, पूछ के चलाने के हिलाने के बहाने से। तो अत्र वो जो हिलाने का बहाना जो कह दिया, तो एक क्षणम, ये तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया।
अत्र उत्प्रेक्षा और अपहनुति भी हो जाएगी। उत्प्रेक्षा अपहनुति अलंकार। तो ये दोनों पद्यों में अभी उसमें राजा के सौंदर्य का ही अभी वर्णन चलेगा, उसके मुख का नेत्र इत्यादि और मुस्कुराहट इत्यादि। तो तावन मात्र मध्य स्वबाल भारस्य तदुत्तमंगजैः समं च मध्येव तुलाभिलाषिणः अनागसे शंसति बालचापलम पुनः पुनः पुच्छ विलोलनच्छलात्। चमरी गाय जो है अपने बाल के अपराधों के बारे में बता रही है कि इसका कोई कसूर नहीं है, ये इसका बाल चापल्य है, क्योंकि बाल जो ठहरा, ये बाल शब्द वहाँ दोनों अर्थों में जाएगा। तो ये इस प्रकार से पुनः पुनः पुच्छ विलोलन चलात, ये उसका स्वाभाविक धर्म कि वो तो इस तरह से पूंछ हिलाती रहती है, किंतु राजा ने कवि ने नल के संदर्भ में उसकी उत्प्रेक्षा कर डाली ऐसे इस तरह से। तो स्पष्टमेव एतद् एतावन्मात्रमेव व्याख्यानमद्य पूर्णमस्तु। शुभमस्तु।